नहरें सुएज बनाने वाला इंजीनियर लेसिप्स जहाज में मेरा हमसफर था। उसे लोगों का इसरार था कि नहरें सुएज का नाम उसी के नाम पर रखा जाए, मगर लेसिप्स ने कहा कि नहरें सुएज का नाम उसके नाम पर नहीं, उसके मुल्क के नाम पर रखा जाए, कैनाल ऑफ फ्रांस। काश जब आप ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की आला शान इमारतों से गुजरे, जब बैली हिल के लेक्चर रूम आपने देखे, जब फेनर के मैदान में तलबा को क्रिकेट खेलते हुए देखा, जब चेरवेल के पुरसुकून सायादार दरख्तों के दरमियान चहलकदमी करते तलबा को अपनी फिक्र व नज़र को वसअत अता करते देखा, जब ऑक्सफोर्ड यूनियन क्लब में उनको सरगर्म गुफ्तगू पाया, तो आपका दिल बेचैन हो गया। काश कि मेरे वतन में भी ऐसे लोग होते जो कौमी खदमात को जाती नाम महमूद से अलहदा रखते। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैंने जब भी कोई उम्दा चीज़ देखी, जब भी मुअज़्ज़ब आदमियों को देखा, जब भी उम्दा मकानात देखे, जहाँ कहीं खेल कूद ऐशो आराम के जलसे देखे, जब भी किसी खूबसूरत शख्स को देखा, मुझको हमेशा अपना मुल्क, अपनी कौम याद आई और निहायत रंज हुआ कि हमारी कौम ऐसी क्यों नहीं। मुझसे अब सब्र नहीं होता। मैंने अपने मुल्क में तालीम का खाका यहीं लंदन से शुरू कर दिया है। भाई मेहदी, अगर तुम यहाँ होते तो देखते तरबियत क्या होती है, तालीम औलाद का क्या कायदा है, किस तरह कोई कौम इज्जत हासिल करती है। मैं आपको सब बताऊंगा, लेकिन मुझ जैसे काफिर मरदूद, गर्दन मरोड़ी हुई मुर्गी खाने वाले और कुफ्र की किताबें छापने वाले की कौन सुनेगा। वही हुआ जिसका डर था। सर सैयद पर उस जमाने के न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स में आर्टिकल्स की बौछार हो गई। मौलाना जलालुद्दीन अफगानी ने ऐलान कर दिया कि सर सैयद लंदन में कहाँ से हलाल गोश्त खाते होंगे, और इसी तरह की बहुत सारी तोहमतें सर सैयद पर आयद कर दी गई। और ये भी कहा गया कि सर सैयद बच्चों को इसलिए पढ़ाना चाहते हैं कि साइंस अल्लाह के वजूद से इनकार करने के लिए अंग्रेज़ों की साजिश का एक हिस्सा है। उस ज़माने में साइंस के इल्म को नेचर या फितरत का इल्म कहा जाता था, इसलिए सर सैयद को लोग नेचर ही कहते थे, यानी नेचर या साइंस का प्रोपेगेंडा करने वाला। जब इन मज़ामीन से काम नहीं चला तो सर सैयद पे दुश्मनों के तरकश का आखिरी तीर चला और सर सैयद पर कुफ्र के फतवों की बारिश हो गई कि सर सैयद मुसलमान नहीं रहे हैं। कुछ दोस्तों ने तरतीब में कुछ लिखना चाहा तो सर सैयद अहमद खान ने यह कहकर रोक दिया कि मुझको कहाँ तक बचाओगे, शायद मेरे बाद कोई ज़माना आवेगा जब लोग मेरी दिलदोज़ी की कदर करेंगे। नहीं बनना चाहिए, कॉलेज नहीं बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। न जाने कैसे कैसे काफिरों का हाथ लगेगा इसमें। न जाने कैसे कैसे काफिर मुर्तिद शामिल होंगे और न जाने कैसे कैसे बदबख्त बदअकीदा लोग। मान लीजिए मैं बदअकीदा काफिर मुर्तिद हूं, लेकिन साहिबों, जब आप अपना घर बनाते हो या मस्जिद तामीर कराते हो तो उसमें हर तरह का मजदूर कुली काम करता है। बुत परस्त, बदअकीदा हर तरह का मजदूर होता है, लेकिन घर बनने के बाद आपको उसमें रहते हुए या इबादत करते हुए कभी ये कराहियत नहीं होती कि किस बदअकीदा शख्स का हाथ इसकी तामीर में लगा। बस मुझे भी आप एक कॉलेज बनने के बाद आप भी भूल जाइएगा
कि किस बदअकीदा शख्स का हाथ इसकी तामीर में लगा। क्या आप मुझ बदबख्त नामाए सियाह की शामत अमाल से अपनी कौम और उसकी औलाद को डुबोना और खराब और खस्ता हालत में देखना चाहते हैं? सर सैयद ने पहले अपने दोस्तों से मदरसतुल उलूम कायम करने के लिए चंदा इकट्ठा किया और जब दोस्त चंदा देते देते थक गए तो सर सैयद गले में झोली डालकर दर बदर भीख मांगने के लिए निकल गए। सर सैयद के चंदा मांगने की मुहिम का एक अहम वाक़या ये है, सर सैयद ने बनारस की एक हवेली के दरवाजे की कुंडी भरी दोपहर में खटखटा दी। अरे कौन है निकम्बक? बड़ी मुश्किल से बबू को नींद आई थी। रामू! जी मालकिन। अब छोड़ोगी नहीं? काहे बनी तू बढ़िया में कुंडी खटखटाई रे? अरे इतनी मुश्किल से मालकिन बबुआ को सुलात रही और तुमने कुंडी धड़धड़ाई तो उसको पूरा होशियार कर दिया। अरे अब उस शाम को सोएगा और रात होते ही फिर तुम से उठ बैठेगा और मालकिन और साहिब की तो सारी रात हुई गा। अरे ई बबुआ के जागने के चक्कर में एक कई बबुआ ये 4 बरस से जाओ बाबा जाओ। अरे मालकिन के गुस्से से हमारे साहिब भी बहुत डरते। जाओ जाओ पतली गली से निकल। कुछ लिए बिना तो हम रहेंगे नहीं। अरे यहाँ लेने के देने पड़ जाएंगे। जाओ। ए रामू! किसे बजा रहा है रे? किसने कुंडी बजाई? एक बूढ़ा बाबा है कुछ मांग रहा है मगर भिखारी नहीं लगता। ए रामू! क्या कर रहा है? मालकिन हम आपके लिए टूटी जूती उठाने गए थे तो जो कुत्ता फाड़ गया था मोची के पास ही देने जा रहे थे कि ई बाबा कुंडी धड़धड़ा दी। हम बच्चों के लिए कॉलेज खोलना चाहते हैं, बस उसी के लिए चंदा मांगने निकले। आपका बच्चा बड़ा होगा तो उसकी तालीम के लिए, उसकी इल्म बेदारी के लिए एक मुनासिब जगह हो। और तू ये जूती इसकी झोली में डाल। डाल। अब रहने भी दीजिए मालकिन, हम सही करवा देते हैं। तू सुन रहा है कि नहीं? तू कह रही हो कर। जूती डाल इसकी झोली में। नहीं तो इसी जूती से मार इसे। बाबा यही है हमारी तरफ से तो कॉलेज के लिए चंदा। कॉलेज बनवाएंगे। एक और वाकया ये है कि सर सैयद के तकाज़ों से तंग आकर नवाब रामपुर ने चिढ़कर सर सैयद से कहा कि मैं आपको अब 1 रुपया भी नहीं दूंगा। सर सैयद ने जवाब ये दिया कि मैं आपसे पैसा लेकर रहूंगा। नवाब रामपुर का मामूल था कि वो जुमे की नमाज के बाद एक थाल भर के कन्नियाँ, 2 अन्नियाँ और चवन्नियाँ मस्जिद के बाहर बैठे फ़कीरों में तकसीम करवाते थे। सर सैयद ने 4 जुमे फ़कीरों की कतार में बैठकर 4 चवन्नियों की तरह 1 रुपया हासिल किया और उसकी रसीद नवाब रामपुर को जाकर दी। उन्होंने ज़िद होकर सर सैयद को उस ज़माने में 10,000 रुपये का अतिया दिया। आज किसी ने बख्शिश भी नहीं। सब लड़ गए, हम भी लड़ गए। हमने लिट कर भी करते। हुआ यूं कि आज लखनऊ की सारी तवाइफों के लिए नवरोज का आखिरी मुकाबला था। सारे रईस अपने साथ रुपयों की थैलियां लेकर एक दूसरे से सबकत ले जाने की उम्मीद में आए थे। अभी मुजरा शुरू भी नहीं हुआ था
कि एक बूढ़ा बाबा आ गया। सैयद अहमद अलीगढ़ से आए थे। हाँ वो साहब यहीं से गुजरे थे, हमने सलाम भी किया था। सफेद दाढ़ी और गुलिया देखकर मुजरा सुनना सारे रईस हंसने लगे कि आज बुढ़े को भी मुजरा देखने का शौक चल रहा है। जरा भी ऐसे बोले साहिबो, पैदा करने वाले परवरदिगार ने आपको बहुत नवाजा है। बंदा परवर थोड़ी नजरे करम इस बुजुर्ग पे भी कीजिए। हम अलीगढ़ में एक कॉलेज बनाने जा रहे हैं। इस उम्मीद के साथ कि ताल पर लाखों रुपए यूं ही लुटाने वाले तालीम पर भी खर्च जरूर करेंगे। आपकी औलाद जाहिल होगी कि उसकी मांग होगी। निछावर से कुछ निछावर भी नहीं किया जा सकता, वगैरह वगैरह ना जाने क्या क्या कहते रहे हो। पता नहीं बड़ी नायिका अकबरी बेगम ने क्या सोची, वो अपनी जगह से उठी। मैं तो डरी गई थी कि अब खान साहब को आवाज देगी और खान साहब को करना होगा और बेचारे सैयद अहमद की पीठ से तरह की आवाज आ रही होंगी। सच्ची में भी डरी गई थी। वो तो अपनी जगह से उठी और उन्होंने अपने सारे जेवर उतार कर सैयद साहब की झोली में डाल दिए। उतारे और सैयद साहब की झोली में डालने शुरू कर दिए। देखिए मेरी सोने की चूड़ियां डाल दी उनकी झोली में। मेरी हीरे की कीमत में मेरी नाक सोनी नहीं लग रही, वो भी सैयद की झोली में डाल दी। हमारा देखा देखी शर्मा शर्मी में रईसों ने भी अपनी जेबें खाली कर दी। मुजरा नहीं हुआ, सब रुके ही इसीलिए सारे रईसों की थूतनियां लटकी हुई थी। मगर कसम से मुझे अपना जेवर उन बुजुर्ग की झोली में डालकर इतना अच्छा लगा, ऐसी कैफियत थी कि बयान नहीं कर सकती। ये लड़कियां कहाँ पर गई? आठ जनवरी 1877 की रात को